मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। मैं पिछली चर्चा में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत प्रथम क्रम में प्रावधान किया गया बाह्य एवं आंतरिक संकट के बारे में हमने विचार किया था। उसके अंतर्गत एक बिंदु और उसमें जोड़ना है, और वह यह है कि यदि आपातकाल चल रहा हो, आपातकालीन उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, और यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य लिखित रूप में यदि आवेदन करें, क्या आवेदन करें कि आपातकालीन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए या उसको निरस्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए यदि वे आवेदन करें। आवेदन किसको करेंगे? यदि लोकसभा का अधिवेशन चल रहा हो तो स्पीकर को करेंगे, और यदि लोकसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो वे राष्ट्रपति को आवेदन करेंगे। ऐसा आवेदन पत्र मिलने के 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति या तो लोकसभा का अधिवेशन बुलाएगा, अथवा यदि अधिवेशन चल रहा है तो स्पीकर उस आपातकालीन परिस्थितियों पर बहस करवाएगा, और तब चाहे तो सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकालीन उद्घोषणा को समाप्त कर सकता है। इसमें राज्यसभा की भूमिका नहीं है। जब आपातकाल की उद्घोषणा होती है, चाहे बाह्य संकट हो चाहे आंतरिक संकट हो, तो ऐसी घोषणा जब होती है तो उस पर दोनों सदनों की 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन यदि आपातकालीन उद्घोषणा को समाप्त करना है तो इसमें लोकसभा का केवल साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत चाहिए, और आपातकालीन उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की बाह्य एवं आंतरिक संकट संबंधी शक्ति है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, जिसे कि संविधान संकट के नाम से स्पष्ट करता है। संवैधानिक संकट क्या है? इसे दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाए अथवा राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, तो राष्ट्रपति यह देखता है, यह अनुभव करता है कि किसी प्रांत का शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं चल पा रहा है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए अथवा राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर समाधान हो जाए कि किसी प्रांत का शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस प्रांत में संवैधानिक संकट की घोषणा करता है। संवैधानिक संकट की घोषणा होते ही मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और विधानसभा निलंबित हो जाती है। भंग नहीं होती, मंत्रिमंडल भंग होता है, लेकिन विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। मतलब विधानसभा न तो उसका बैठक बुलाया जाएगा और न ही विधानसभा कोई काम कर पाएगी, और तब विधानसभा की पूरी शक्तियों का प्रयोग संसद करती है। राज्यपाल की राष्ट्रपति की इस घोषणा को 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का बहुमत से समर्थन चाहिए, बहुमत। जबकि बाह्य तथा आंतरिक संकट के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन संवैधानिक संकट के लिए केवल साधारण बहुमत चाहिए। यदि मान लीजिए लोकसभा विघटित है, इस 2 माह के अंदर लोकसभा का नया निर्वाचन नहीं हो पाया, लोकसभा भंग है, तब राज्यसभा से स्वीकृति ली जाएगी, और जैसे ही लोकसभा का गठन हो जाएगा उसके प्रथम अधिवेशन के 30 दिन के अंदर यदि इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर लोकसभा स्वीकृति नहीं देती है तो यह संवैधानिक संकट की राष्ट्रपति की घोषणा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से प्रांतों में
संवैधानिक संकट का प्रावधान संविधान करता है। इसमें महत्वपूर्ण बातें यह है कि जब राष्ट्रपति किसी प्रांत में संवैधानिक संकट की घोषणा करता है तो जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने इस प्रकार की घोषणा की, उन परिस्थितियों का परीक्षण न्यायपालिका में किया जा सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह राष्ट्रपति की इस संवैधानिक संकट की घोषणा को यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करता है कि दुर्भावनावश राष्ट्रपति ने संवैधानिक संकट की घोषणा की है या वैसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि संवैधानिक संकट की घोषणा की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर विचार कर सकता है। मंत्रिमंडल ने क्या सिफारिश किया, क्या अनुशंसा की, क्या परामर्श दिया, उस पर परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता या कोई न्यायालय नहीं कर सकता। लेकिन जिन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के मंत्रिपरिषद ने ऐसी सलाह दी, उन परिस्थितियों का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। जब संवैधानिक संकट की किसी प्रांत में घोषणा हो जाए तो संसद उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करती है, वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत बजट पास कर सकती है या धन विधेयकों को पारित कर सकती है उस राज्य के लिए। केवल राज्यपाल को शक्तिशाली बना दिया जाता है, राज्यपाल शक्तिशाली हो जाता है, वह सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन इस अवधि में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय की स्थिति यथावत रहती है और केवल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाता है और राज्यपाल शक्तिशाली हो जाता है। जब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिल जाए, उसके बाद कभी भी राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन संसद की स्वीकृति मिलने के पहले भंग नहीं कर सकता। और यदि मान लीजिए यदि राष्ट्रपति ने विधानसभा को भंग कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कर सकता है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि विधानसभा को भंग करने का कोई समुचित कारण नहीं है तो भंग विधानसभा को पुनर्जीवित करने का आदेश दे सकता है। ये इसकी सामान्य बात हुई। अभी तक भारत में लगभग 100 से अधिक बार विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक संकट की घोषणा हो चुकी है। और आपको यह जानते हुए आश्चर्य हो सकता है कि पूरे भारतीय संविधान में 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद हैं। इनमें यदि सर्वाधिक दुरुपयोग किसी संवैधानिक प्रावधान का किया गया है, दुरुपयोग, तो वह अनुच्छेद 356 है, संवैधानिक संकट की घोषणा है। केंद्र सरकार ने इतनी मनमानियां की हैं अभी तक किसी प्रांतीय सरकार को भंग करने के बारे में, अपनी दल की सरकार को स्थापित करने के बारे में इतना ज्यादा दुरुपयोग किया है जितना अन्य किसी भी प्रावधान का दुरुपयोग नहीं हुआ है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में बहुत सक्रिय हो गया है। जब कभी भी किसी भी प्रांत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, तत्काल कोई न कोई एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय पहुंचती है और उस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही अच्छी तरह से सुनवाई करता है और प्रांतीय शासन के बारे में विचार करता है कि वस्तुतः युक्तियुक्त कारणों से संवैधानिक संकट की घोषणा की गई है या दुर्भावनावश ऐसी घोषणा की गई है। इस संदर्भ में संवैधानिक संकट के बारे में कुछ उदाहरण यहां पर दिया जा सकता है। 1977 में जब नए चुनाव हुए, श्रीमती गांधी की कांग्रेस परास्त हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी और अनेक प्रांतों में कांग्रेस को बहुत कम स्थान मिले। तो केंद्र में मुरारजी देसाई की सरकार ने, राष्ट्रपति उस समय
कार्यकारी राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने राष्ट्रपति बीडी जत्ती को, कार्यकारी राष्ट्रपति बीडी जत्ती को यह परामर्श दिया कि 9 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, 9 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, चूंकि इन 9 राज्यों में कांग्रेस के बहुत कम सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं 1977 के चुनाव में, इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने जनता का समर्थन खो दिया है। इसलिए इन 9 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उसको भंग कर दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाए। जब बीडी जत्ती को ऐसा परामर्श दिया मोरारजी देसाई जी ने, तब बीडी जत्ती ने उस परामर्श पर कहा, मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से ऐसा नहीं कहा था और 1977 में पुनर्विचार का कोई प्रावधान भी संविधान में नहीं था। लेकिन बीडी जत्ती जी ने कहा कि मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए। पूरे देश में लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राष्ट्रपति ने पहली बार ऐसा किया और आखिरकार फिर बीडी जत्ती ने इस परामर्श को स्वीकार कर लिया और 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया, यद्यपि उन विधानसभाओं की अवधि बची थी। ये दुरुपयोग हुआ। इसके बाद 1980 के चुनाव में श्रीमती गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। तो श्रीमती गांधी ने प्रतिशोध लेने के लिए जिन 9 प्रांतों में जनता पार्टी की सरकार कार्यरत थी, उन सरकारों को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दिया और राष्ट्रपति को यह मानना पड़ा। राष्ट्रपति ने मान लिया और इन 9 राज्यों की विधानसभाओं को भी भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई। एक और अच्छी सी घटना मैं आपको बताऊं, 1982-83 की घटना है, आंध्र प्रदेश की घटना। प्रांतों में जोड़ तोड़, दल बदल, ये सब चलते रहता है। राजनीति है, राजनीति में इतना तो चलता है कि किसी दल को फोड़ना, उसके किसी दल के किसी सदस्य को अपनी ओर मिलाना या सामूहिक रूप से दल बदल करवा देना, लोगों को प्रलोभित करके, विधायकों को, सांसदों को प्रलोभित करके अपनी ओर मिलाना, इस प्रकार से घटना चलते रहती है राजनीति में। यही राजनीति है। 1982 या 83 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमेरिका गए इलाज के लिए और इस अवधि में कांग्रेस ने तेलुगु देशम दल में फूट डाला। एनटी रामाराव तेलुगु देशम के थे, अभी जो चंद्रबाबू नायडू है उनके ससुर। तो तेलुगु देशम पार्टी में फूट डाल करके एक भास्कर रेड्डी या भास्कर राव, उस नेता को तैयार किया, उसे अपनी ओर मिला लिया। और राज्यपाल उस समय रामलाल थे। राज्यपाल को उन्होंने यह अनुरोध किया कि तेलुगु देशम के नेता एनटी रामाराव या एनटी रामाराव की सरकार ने बहुमत खो दिया है, आप एनटी रामाराव सरकार को भंग कर दीजिए और हमें नया मंत्रिमंडल बनाने का मौका दीजिए। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में। रामलाल ने एनटी रामाराव को बर्खास्त कर दिया और भास्कर राव को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और बहुमत साबित करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। एनटी रामाराव जब आए तो उन्होंने रामलाल जी से कहा, राज्यपाल से अनुरोध किया कि मेरे पास बहुमत है, आप मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं अपना बहुमत साबित करके दिखा दूंगा। लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया, मैं आपको टाइम दे दूंगा, जबकि भास्कर रेड्डी को 1 महीने का टाइम दिया था। राज्यपाल की बहुत किरकिरी हुई। 1 माह के इस अवधि में एनटी रामाराव तत्कालीन राष्ट्रपति से भी मिले। तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह और ज्ञानी जैल सिंह से एनटी रामाराव ने कहा कि मैं आपको आपके सामने बहुमत साबित करके दिखा सकता हूं, मेरे पास इतने विधायक हैं और आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप जब कभी, मैं अभी उन सभी विधायकों को खड़े करके अपना बहुमत साबित कर दूंगा आपके सामने। लेकिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति
विधायकों की परेड नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता। बहुमत का परीक्षण सदन में हो सकता है। इसके बाद 1 माह बीत गया। 1 माह के अंदर भास्कर राव बहुमत साबित नहीं कर पाया, उसको त्याग पत्र देना पड़ा। जब राज्यपाल की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, राज्यपाल को केंद्र सरकार ने वापस बुलाया और उसके स्थान पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को नया राज्यपाल बनाकर भेजा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने एनटी रामाराव को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया और उन्हें 15 दिन के अंदर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। 48 घंटे के अंदर एनटी रामाराव ने विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई और उन्होंने अपना बहुमत साबित करके दिखा दिया। तो देखिए किस प्रकार से केंद्र सरकार विरोधी दल की किसी प्रांतीय सरकार को भंग करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए संवैधानिक संकट के प्रावधानों को किस प्रकार से दुरुपयोग करती है। इसी प्रकार से जब दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना घटी तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जहां कहीं भी भाजपा की सरकारें थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इन सभी विधानसभाओं को उसने भंग करने का आदेश दिया। कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, यूपी की कल्याण सिंह की भाजपा सरकार ने बाबरी मस्जिद का संरक्षण नहीं कर पाई, इसलिए उसको भंग करना ठीक था। लेकिन इस आधार पर आप मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की भाजपा शासित सरकारों को भंग करने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन उसे भंग किया, नए निर्वाचन हुए, दूसरे दल की सरकारें बनी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि केंद्र सरकार का यह निर्णय ठीक नहीं था, गलत था, अवैध था। जबकि वहां पर नई सरकारें आकर काम करने लगी थी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी चीजों पर परीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक संकट के प्रावधानों का दुरुपयोग केंद्र सरकार ज्यादा नहीं कर पा रही है। जब उसको ठोस प्रमाण मिल जाते हैं तब जाकर के केंद्र सरकार उस किसी प्रांत में संवैधानिक संकट की घोषणा करती है। ये हुआ संवैधानिक संकट। तीसरा संकट है, तीसरा आपातकालीन व्यवस्था है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश की वित्तीय साख, क्रेडिट अथवा वित्तीय स्थायित्व खतरे में आ गया है, तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट की घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति चाहिए, साधारण बहुमत से स्वीकृति। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि देश में जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं, उसमें न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं, किसी का भी वेतन में कटौती की जा सकती है। एक दूसरी चीज, प्रांतीय सरकारें जितने भी धन विधेयक या वित्त विधेयक पास करेंगी, बजट पास करेंगी, इन सब पर राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। मतलब वित्तीय नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है, समस्त वित्तीय व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के अधीन आ जाती हैं। ये है वित्तीय संकट। गनीमत है आज तक हमारे देश में वित्तीय संकट की घोषणा नहीं की गई है। ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या संविधान में उपबंधित किए गए आपातकालीन प्रावधान। अब देखें राष्ट्रपति की स्थिति। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, इन विभिन्न शक्तियों की हमने चर्चा की। इससे ऐसा महसूस होता है कि भारत में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा है, शक्तिशाली है और वह वास्तविक प्रमुख है। लेकिन भारत में संसदीय शासन की स्थापना की गई
संसदीय शासन का पहला लक्षण होता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। सैद्धांतिक रूप में पूरी शक्तियां उसके हाथ में होती है, लेकिन व्यवहार में वह इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जब संविधान बना था तो प्रारंभिक वर्षों में और संविधान सभा की बैठक में भी जब इस पर चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण देते हुए कहा था कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति उसी प्रकार की है जिस प्रकार की स्थिति इंग्लैंड में सम्राट की है। मतलब भारत में भी राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक बनकर काम करेगा, वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होगी। लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। देखिए, भारत में संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति के हाथ में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से करेगा। देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, एक बात, जिसका प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारी मतलब मंत्रिपरिषद की सहायता से कर सकेगा। इतना ही था मूल संविधान में। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इस आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था 1960 में उन्होंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखते हुए अपना जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान का अध्ययन करने वाले लोगों से यह अपेक्षा की जाती है या जो संविधान का अध्ययन अध्यापन करते हैं उन्हें इस विषय पर शोध करना चाहिए कि क्या भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, क्या संविधान इसका प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सोचना था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए संविधानतः बाध्य नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू की सोच यह थी कि भारत में चूंकि संसदीय पद्धति है इसलिए राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से विवाद करता रहा, लेकिन कभी भी हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन, उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी आए, फखरुद्दीन अली अहमद आए, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सभी राष्ट्रपतियों ने अपनी सीमा में रहते हुए काम किया और प्रायः प्रधानमंत्री के परामर्श को उन्होंने कभी अस्वीकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जब बीडी जत्ती ने कार्यभार संभाला अस्थायी तौर पर, तो उस समय मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल के परामर्श को उन्होंने ये कहा कि मुझे सोचने का एक अवसर दीजिए। ये पहला अवसर था जब राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के परामर्श पर स्वयं पुनर्विचार करने के लिए समय मांगा था। इसके पूर्व तक कभी भी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के परामर्श पर ऐसी कोई बात नहीं कही थी। यहां तक कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपने विवेक से निर्णय लेकर के फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई और उन्होंने आपातकालीन उद्घोषणा पर हस्ताक्षर दे दिया, तो उस समय भी अहमद जी ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी से यह नहीं पूछा था कि क्या आपने मंत्रिमंडल का परामर्श दिया है या मंत्रिमंडल की बैठक में क्या इस पर विचार हुआ है। पूछने की जरूरत भी उन्होंने नहीं समझी थी और उन्होंने सीधे आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन आगे चल करके भविष्य में समस्या उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए श्रीमती गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत एक प्रावधान किया।
1976 42वां संशोधन, उसमें देश में आपातकाल चल रहा था, आंतरिक संकट चल रहा था। तो उस 42वां संशोधन के अंतर्गत श्रीमती गांधी ने यह संशोधन करवा लिया कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से करेगा। यह अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस वाक्य के आगे एक लाइन और जोड़ा गया, 42वां संशोधन 1976, और उसमें यह प्रावधान किया गया, वह जो वाक्य था वह था और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। मतलब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 44वां संशोधन हुआ 1978 में, जनता शासन के कार्यकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। उन्होंने 44वां संशोधन के अंतर्गत व्यवस्था की कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहेंगे और पुनर्विचार के बाद जो उनको परामर्श मिलेगा तदनुसार कार्य करेंगे। अब ये पूरा वाक्य हो गया। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। फिर आगे की लाइन में लिखा है राष्ट्रपति इस परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकेंगे और पुनर्विचार के बाद जो उनको परामर्श मिलेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। मतलब 44वां संशोधन राष्ट्रपति की स्थिति को थोड़ा सा सम्मानजनक बनाता है इस आधार पर कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो अब वो सब आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं जिसके अंतर्गत ग्लैडहिल जैसे ब्रिटिश विचारक का यह विचार था कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां दे दी गई हैं कि राष्ट्रपति कभी भी तानाशाह बन सकता है। वह तीनों सेनाओं पर सर्वोच्च सेनापति के नाम से सेना का दुरुपयोग कर सकता है, आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, वह मन चाहे आदेश जारी कर सकता है। ये आशंकाएं थीं, लेकिन 44वां संशोधन के बाद अब भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक या संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने लगा है। अब इस प्रकार की आशंका व्यक्त करना उचित नहीं कि भारत में राष्ट्रपति कभी भी तानाशाह बन सकता है। ये राष्ट्रपति की स्थिति है, मतलब वह संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए वह बाध्य है। ये राष्ट्रपति की स्थिति हुई। अब थोड़ा सा विचार करें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन मतलब राष्ट्रपति जो भी काम करता है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का परामर्श चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद उसको जो भी परामर्श मिलेगा राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता, मतलब यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम नहीं किया, तो राष्ट्रपति को इस आधार पर महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। तो कभी भी राष्ट्रपति ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा।
लेकिन संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं, राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यों के बारे में जब हम विचार करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकता है और जिसके लिए मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन यदि संविधान का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति स्थिति के बारे में विचार करते हैं, तो कुछ उसकी विवेकाधीन शक्तियां उभर कर सामने आती हैं। जैसे सबसे पहले है विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा। उसके बाद राष्ट्रपति इस बात की संभावना को देखेगा कि किस व्यक्ति या किस दल को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। उसके सामने कुछ दावे भी आएंगे, उन दावों का भी परीक्षण करेगा। मतलब राष्ट्रपति स्वविवेक से विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। एक दूसरी बात इसी में, यदि मान लीजिए लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का आधा से एक ज्यादा, मतलब 51%, 100 में 51। यदि मान लीजिए लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो दूसरा जो बड़ा दल है, जो बड़ा दल है, उस बड़े दल के नेता को वह मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, उसके नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। यदि मान लीजिए वह इंकार कर देता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी दूसरे दल के नेता को इस विषय पर चर्चा के लिए बुला करके उनको नियुक्त कर सकता है। मतलब स्वविवेक का प्रयोग विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे जब 1989 में चुनाव हुए, राजीव गांधी परास्त हुए, मतलब उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब उसमें वेंकट रमन थे राष्ट्रपति। उन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी, चूंकि उसमें बड़ा दल था, सबसे बड़ा दल मतलब सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस को ही मिला था, तो उन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी को बुलाया, उनसे चर्चा की। राजीव गांधी ने कहा मैं बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं। तब उन्होंने दूसरे दल को बुलाया। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति का ये विवेकपूर्ण अधिकार है। दूसरा, वीटो और पॉकेट वीटो। जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पास कर देते हैं और विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, तो यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर कुछ आपत्तियां व्यक्त करके वापस भेजता है संसद में, सिग्नेचर नहीं करता, और उस विधेयक पर कुछ आपत्तियां व्यक्त करते हुए संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो इसे वीटो कहते हैं। तो किस विषय पर आपत्ति व्यक्त की जाए, किस बिंदु पर आपत्ति व्यक्त किया जाए, मतलब वीटो किया जाए, यह वीटो का प्रयोग भी राष्ट्रपति का शुद्ध विवेकाधिकार है, विवेकाधीन शक्ति है। इसी प्रकार से जब विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को दबाकर बैठ सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। न उस पर सिग्नेचर करता है, न सिग्नेचर करने से इंकार करता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी राष्ट्रपति से यह नहीं कह सकता कि महामहिम आप उस विधेयक पर हस्ताक्षर करिए या वापस करिए या अपना रिएक्शन करिए। नो, पद की गरिमा तो भी सम्मान है। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो हस्ताक्षर करते हैं, न हस्ताक्षर करने से इंकार करते हैं, दबाकर बैठ जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करना भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। इसके लिए उसको किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे देखिएगा, पुनर्विचार। जब प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद कोई परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, मंत्रिपरिषद से उस परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
और पुनर्विचार के लिए कहना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। फिर आगे लोकसभा का विघटन करना। यदि मान लीजिए लोकसभा में वर्तमान सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और कोई भी दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति किसी के कहने या न कहने की चिंता न करते हुए वह लोकसभा को विघटित कर सकता है, इस आशंका में कि यदि लोकसभा यदि बनी रही तो हो सकता है दल बदल को प्रोत्साहन मिले, हो सकता है तोड़ फोड़ हो, जोड़ तोड़ हो। इसकी संभावना को देखते हुए लोकसभा को अपने विवेक से भंग कर सकता है, विशेष परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में नहीं। सामान्य परिस्थिति में प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को विघटित कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति यदि उत्पन्न हो जाए तब, जैसे 1979 में नीलम संजीवा रेड्डी ने लोकसभा को विघटित किया था। इसके बाद शासन से जानकारी मांगना। राष्ट्रपति शासन से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है और प्रधानमंत्री के माध्यम से जानकारी मांगता है, और प्रधानमंत्री ऐसी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। संविधान कहता है, यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि राष्ट्रपति को जो जानकारी वह मांगे उसे देना प्रधानमंत्री का दायित्व होगा। तो कौन सी जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए, इसके बारे में प्रधानमंत्री इनकार नहीं कर सकता। और इसकी चर्चा हम प्रधानमंत्री के चैप्टर में करेंगे, और उसमें जब प्रधानमंत्री के कर्तव्य पर विचार होगा तब इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात आपको जानने को मिलेगी, ज्ञानी जैल सिंह वर्सेस राजीव गांधी। तो शासन से जानकारी मांगना भी राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति है। इसके बाद संदेश भेजना। मान लीजिए संसद किसी विषय पर विचार कर रही है, किसी विधेयक पर विचार कर रही है, अथवा देश में ऐसी कोई समस्या आन खड़ी है जिस पर संसद को विचार तत्काल करना चाहिए, तो राष्ट्रपति एक सदन को या दोनों सदनों को संदेश भेज करके अपेक्षा करता है कि अमुक विषय पर आप तत्काल विचार कीजिए। तो संदेश भेजने के लिए भी उसे प्रधानमंत्री के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अंत में प्रधानमंत्री को परामर्श देना, चूंकि राष्ट्रपति एक निर्दलीय व्यक्ति होता है, सामान्य रूप में वह किसी न किसी दल के द्वारा प्रस्तावित होता है, किसी न किसी दल के साथ संबद्ध रहता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति बन जाता है तो वह किसी एक दल का व्यक्ति नहीं होता, वह निर्दलीय हो जाता है। और निर्दलीय होते हुए राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश की राजनीति का वह बारीकी से अध्ययन करता है, निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है। और ऐसी परिस्थिति में कई बार वह प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छा परामर्शदाता बन जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को परामर्श देना एक उसकी विवेकाधीन शक्ति है, जबकि सामान्य रूप में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब विशेष स्थिति में प्रधानमंत्री के लिए भी राष्ट्रपति एक अच्छा परामर्शदाता बन सकता है। यह है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। इस संदर्भ में आपसे मैं जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि वेंकट रमन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, जब मैं राष्ट्रपति था। बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसे आर वेंकट रमन ने लिखा है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जब मैं राष्ट्रपति था। यदि आपको अवसर मिले तो इस पुस्तक का आपको अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस पुस्तक में लिखी है। यदि आपको अवसर मिले जरूर इस पुस्तक को पढ़िए और आपका ज्ञान वर्धन होगा। इसी के साथ राष्ट्रपति का चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अगले व्याख्यान में फिर हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की ओर पहुंचेंगे। आपको धन्यवाद।